चीजें अगर आपकी अलग अलग आती हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, शादी, उनका ब्याह, खुद का रिटायरमेंट, इन सब के लिए आप प्लानिंग करते हैं। तलाक जैसी चीज अगर आपने सोची नहीं है और अगर आप इसको अपने रिश्ते की शुरुआत से सोचना चाहें और उस हिसाब से अपना फाइनेंशियल पोर्टफोलियो बनाएं, ये करना गलत होगा? क्या ये किया जा सकता है? और अगर ऐसा है तो तरीका क्या होगा? जी नमस्ते कविता जी। पहली बात तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं क्योंकि ये बहुत ही टैबू सब्जेक्ट्स में ये एक है जो इंडियंस बात ही करना पसंद नहीं करते। तो फर्स्टली ऐसे चीज को आपने एक शो में आपने बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर में लेके आया, क्योंकि हमारे यहाँ पे साउथ में एक कॉन्सेप्ट है उगादी बोल के, तो जिसमें हम लोग मीठा खाते हैं, खट्टा खाते हैं, सब क्योंकि जिंदगी में ये सब अप्स एंड डाउन्स ये शामिल है। तो खुदा ना खास्ता तलाक ना होना चाहिए, लेकिन अगर हो गया तो क्या करे और उस होने से पहले भी कैसे चीजों को हम अपने कंट्रोल में रख सके जिस हद तक वो मुमकिन है। तो पहली बात तो ये लीगल एडवाइस नहीं है और मैं फाइनेंशियल एडवाइजर भी नहीं हूं, लेकिन जो हमने देखा है आसानविल के कस्टमर्स में, तो कुछ स्टैटिस्टिक्स से हम शुरू करते हैं। इंडिया में जनरली वेस्टर्न सोसाइटी के मुकाबले डिवोर्स रेट्स बहुत कम है, मतलब 1% या 1.5% पूरे पॉपुलेशन को अगर हम लोग देख लेते हैं। लेकिन एक चीज बदल रहा है, हिंदुस्तान बिल्कुल बदल रहा है। वो चाहे अपना जीडीपी हो, चाहे जितने ज्यादा महिलाएं काम कर रही हो, आर्थिकली इंडिपेंडेंट हो गई हो, तो ये सब मायने हम लोग नजर में रखते हुए डिवोर्स रेट अर्बन इंडिया में बहुत बढ़ गया है। स्पेशली मतलब बॉम्बे, बैंगलोर, दिल्ली, हैदराबाद, मतलब 30% 40% से ग्रो कर रहा है। तो इसका मतलब यह है कि शादी जो है लाइफ टाइम कमिटमेंट है। आपने अभी शादी किया, आपका डिवोर्स 10 साल के बाद हो सकता है, 14 साल, 20 साल। अभी तो ग्रे डिवोर्स हम लोग सुन रहे हैं, काफी सेलिब्रिटीज में बहुत फेमस हो गया है। और इसका मतलब क्या है, डे वन से जब आप मतलब एंगेजमेंट आपका हो गया, शादी होने वाला है, कैसे आप अपना फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हो ताकि बाद में आगे जाके कोई कंफ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दो तीन टिप्स दे देता हूं। पहले तो आप अपने क्लियरली डॉक्यूमेंट कीजिए एसेट्स क्या है, लायबिलिटीज क्या है। बहुत सारे महिलाएं इंडिया में क्या करती है, शादी होने के बाद हमारा एक मैं बोलता हूं एक नेगेटिव साइड ऑफ आवर कल्चर ये है कि पूरा हस्बैंड ही देखता है, या पति परमेश्वर जो कहते हैं वो चेंज हो रहा है और भी चेंज होने की जरूरत है। तो उसमें पति परमेश्वर शायद होंगे, लेकिन फाइनेंशियल मैटर्स में आप उनके साथ बराबरी करो, हर चीज का बात करो कि शायद डेली नहीं लेकिन हर क्वार्टर में या हर साल में एक बार बैठ के एक संडे या एक लॉन्ग वीकेंड निकाल के पूरा डॉक्यूमेंट करो कि क्या एसेट्स है, किसके नाम पे है, और लोन्स क्या है वो भी किसके नाम पे। ये तो बेसिक्स है, ये हर साल आपको करना चाहिए। जिस तरह आप मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हो, आप एक फाइनेंशियल वेलबींग एनिवर्सरी, या मैं तो कहता हूं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर एनिवर्सरी सेलिब्रेट करो हर साल। वो पहला कदम है। उसके बाद आप ये समझो कि शादी हम लोग बहुत टाइम बिताते हैं उस पर, 4 दिन, 5 दिन, 3 दिन, जितना भी है, लेकिन बहुत लोगों को ये आइडिया नहीं है कि डिवोर्स के बाद होता क्या है, एलिमोनी क्या है, मेंटेनेंस क्या है, मर्दों के राइट्स क्या है और औरतों के राइट्स क्या है अगर डिवोर्स हो गया। किसी को भी मालूम नहीं है, क्योंकि ये हम स्कूल में पढ़ते नहीं है, कोई घर में हम लोग देखते नहीं है। ये वो टॉपिक है जो हम तब समझते हैं जब पूरा मामला हो चुका है, जैसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं इट्स ऑलरेडी टू लेट। तो वी हैव टू बी फ्रंट फुट पे खेलना चाहिए यहाँ पे, पहले से ही आप पता करो, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन करने से कुछ आपका बिगड़ता नहीं है। आप दोस्त को हेल्प कर सकते हो अगर आपके लाइफ में तलाक नहीं हुआ। फिर नॉमिनेशंस और बेनिफिशियरीज बिल्कुल अपडेट करिए। बहुत कॉमन मिस्टेक है, अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी बहुत एंकरेज कर रहा है लोगों को, प्लीज अपडेट कीजिए। ये आधा कठिनाई ये निकाल देगा। उसके बाद अगर आपकी कोई वसीयत है तो उसको हर 3 साल में एक बार विजिट करो। बच्चे हैं तो उनके गार्डियंस कौन होंगे, आप आपके स्पाउस के साथ डिस्कस करो और अपॉइंट करो, क्योंकि इंडिया में माइनर किड्स है, वो बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाता है। अगर डिवोर्स के बाद किसी पेरेंट का देहांत हो गया, या डिवोर्स के दरमियान, जो हिंदुस्तान में 6 महीने में नहीं मिलेगा आपको, 5 साल, 6 साल, कभी कभी तो 10 साल के ऊपर भी लग जाएंगे, और हमारे लॉयर साहब और आई एम श्योर एक्सप्लेन करेंगे वो टाइम। अगर इस दरमियान कोई पार्टनर मर जाता है और वसीयत भी नहीं है,
तो अकॉर्डिंग टू इंडियन लॉ जो हिंदू मैरिड वुमेन है उनकी तो संपत्ति हस्बैंड और बच्चों को जाएगा और उनके खुद के पेरेंट्स को कुछ नहीं जाएगा। हाँ, तो हाँ। ये सब इम्पोर्टेंट है देखने के लिए, और काफी कुछ फ्रीक्वेंट मिस्टेक्स है जो मैं बाद में आऊंगा जो यू कैन डू उस टू पर बात अवॉइड करते हैं एज जी मेन एंड वुमेन। जी बिल्कुल, उस पर बात करते हैं आगे, क्योंकि आपने एक खाका तो पेश कर दिया है, आपने बता दिया कि कैसे इन सब बातों को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा जा सकता है अपनी फाइनेंशियल लाइफ में। और पंकज जी, अब हैं अपनी पूरी फाइनेंशियल प्लानिंग में, और अगर कोई सिचुएशन आए जहां पर इस तरह का सेपरेशन हो तो फिर ये गलतियां उन पर भारी हो सकती हैं। जी बिल्कुल, तो अभी अगर आंकड़े देख ले तो कुछ 14 लाख डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स है हिंदुस्तान में, और अगले 10 साल में ये नंबर बहुत बढ़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली ग्लोबलाइजेशन का दौर है। तो मैं एक आपको कहानी बता देता हूँ, वेरी सिंपल। हमारी एक फैमिली फ्रेंड है, नाम बदला हुआ है, मीरा। तो वो भी वर्किंग वुमेन है, उन्होंने हस्बैंड के साथ जॉइंट अकाउंट्स ओपन कर रखे थे, जिसके साथ वो दोनों इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन उन्होंने कभी लॉगिन पासवर्ड पूछा नहीं है। मतलब उन्होंने ऑब्वियसली एक्सपेक्ट नहीं किया कि तलाक हो जाएगा एटसेट्रा। तो जो भी अकाउंट एक्चुअल ऑपरेशंस है वो सब उनके हस्बैंड देखते थे, और एक बार डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू हो गए, वो जब मीरा ने अकाउंट्स में जाके देखा तो तब उनको पता चला कि काफी वो एम्प्टी हो चुके थे। तो ये बहुत ही सिंपल एग्जांपल है जो एकदम नंबर 1 मिस्टेक है कि आप पूरा निर्भर आपके हस्बैंड के ऊपर हो जाओ या वाइफ के ऊपर हो जाओ, ये मत करिए। डेफिनेटली लॉग इन करिए, देखिए, जानिए, और ये कुछ शर्माने की बात नहीं है। आई नो हमारे कल्चर में क्या है, थोड़ा हम झिझकते हैं, कुछ वो एक तमीज की वजह से, इज्जत की वजह से, म्यूचुअल रेस्पेक्ट की वजह से, लेकिन इन चीजों में लॉन्ग टर्म का जो कॉन्सिक्वेंस है वो काफी महंगा हो सकता है। तो वो एक है, मैं इसको स्प्लिट कर दूंगा, मिस्टेक्स टू अवॉइड फॉर मेन और फिर वुमेन। तो मेन का नंबर 1 है कि यू डोंट मेक अ रिकॉर्ड ऑफ एवरीथिंग दैट यू हैव इन्वेस्टेड इन। जो भी आपने निवेश किया है, कहां पे है, लायबिलिटीज जैसे मैंने बोला है, और अवॉइडिंग लीगल काउंसिल। ये मैटर्स बहुत ही डेलिकेट और कॉम्प्लिकेटेड है, आपको हमेशा लॉयर से संपर्क करना चाहिए, ना कि खुद चैट जीपीटी पे जाके या गूगल पे जाके कर लेना। ये वो एरिया है ही नहीं, यू हैव टू गो टू एन एक्सपर्ट। और अंडरस्टैंडिंग एलिमनी, और ये भावात्मक टॉपिक्स है, तो इसमें थोड़ा आपको शांति से डील करना चाहिए, क्योंकि हर एक तरह का कंपैशन जो बोलते हैं, क्योंकि हर इंसान का अपना अपना जर्नी होता है, अपने अपने अप्स एंड डाउन्स होते हैं। तो डिवोर्स के दरमियान ये और भी इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे पे, अपने पार्टनर के तरफ थोड़ा सा कंपैशन की तरह डील करिए। और जब हम लोग अगर विमेन साइड आ जाए तो जैसे मैंने पहले बोला, ओवरलुकिंग और रिलाइंग कंप्लीटली ऑन हस्बैंड, वो नहीं करना चाहिए, वो बहुत बहुत डेंजरस हो सकता है। और सेटलमेंट एक्सेप्ट करना, ये ना सोचे हुए कि 5 साल के बाद क्या होगा, 10 साल के बाद क्या होगा, एक शॉर्ट टर्म माइंडसेट लेके आप अभी इमीडिएट सेटलमेंट कर लीजिए जल्दबाजी में, और बाद में जाके पछताए कि अरे यार ये तो मैंने सोचा ही नहीं, अगर ये सिनेरियो हो गया तो क्या। और खासकर महिलाओं को अपने माता पिता का भी ध्यान रखना होगा, क्योंकि जो हमारे लॉज है थोड़े मेन, जो इनहेरिटेंस लॉज है थोड़े मेन की तरफ है। तो एक बार वो भी आप समझ लीजिए लॉयर्स के साथ कि होता क्या है उसके बाद। और टैक्स इम्प्लीकेशंस बिल्कुल इग्नोर नहीं करना चाहिए। हर साल आप एक बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर डेट लगा दीजिए आपके दिसंबर में, हॉलिडेज के दरमियान, और बैठ के बात करिए। इससे आपका रिलेशनशिप और मजबूत होएगा, क्योंकि कोई पूरी ट्रांसपेरेंसी से आप एक फैमिली यूनिट की तरह आप डील कर सकते हैं।